अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक ऑन कोडेंजो। हम कोर्स कर रहे हैं पाइथन फॉर एब्सोल्युटली बिगिनर्स 1.0। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन भी हम कह सकते हैं इसको। सो लेट्स सी कि पॉलीमॉर्फिज्म पहले होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म हमने डिफरेंट जगह पे पहले अपनी क्लासेस जो प्रीवियस क्लासेस हैं हमारी उनमें पढ़ा हुआ है। मैट्रिक के अंदर या एफएससी के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो एक ही चीज है उसकी डिफरेंट शक्लें जो होना, ठीक है, डिफरेंट तरह से उसका डिफरेंट जगहों पे रिएक्ट करना। चीज एक ही है बट वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है, सही है। तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास परफॉर्म हो रही है। हम अगर पाइथन के अंदर देखें या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन के अंदर जो है उसमें हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एबिलिटी ऑफ फंक्शन और मेथड है जो कि मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा के साथ वर्क करती है। हमारे पास इंटीजर के अंदर डाटा पड़ा है, उसके साथ अलग से वर्क करेगी सेम फंक्शन। और सेम फंक्शन हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर डाटा पड़ा है, उसके साथ भी वर्क करेगा। हमारे पास बुलियन के अंदर डाटा पड़ा है, उसके साथ भी वर्क करेगा। इसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। और फिर पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसके डिफरेंट जो है हमारे पास आगे टाइप्स भी हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देन है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग, देन हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग, और फिर है हमारे पास डक टाइपिंग। ये हमारे पास चार टॉपिक्स हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमारे पास बच गए हैं अभी तक। हमने इन चारों को कवर करना है, शॉर्ट शॉर्ट से इनके लेक्चर हुआ करेंगे। हम इनको एक एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो खराब ना हो इनके बारे में। आपको छोटी से छोटी चीज से मैं स्टार्ट करके एंड तक इसका बताऊंगा कि होता क्या है हमारे पास। कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट इनके इसका मैं दे दूंगा। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मैं आपको बता चुका कि एक ही फंक्शन जो है हमारे पास, एक ही मेथड जो है वो डिफरेंट तरह के डाटा के साथ वर्क करता है। और जो सेम फंक्शन है वो हर एक के लिए डिफरेंट आउटपुट देता है। जाहिर सी बात है, अगर इंटीजर जो है उसके साथ वर्क करेंगे तो डिफरेंट आउटपुट होगी। अगर हम वही स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं उसी फंक्शन में तो हमारे पास स्ट्रिंग की जाहिर सी बात है आउटपुट जो डिफरेंट होगी। किस तरह से, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप पढ़ने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जाकर फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास क्या होती है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सही है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास क्या होती है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास है a इज इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जांपल एंड b इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब आप सबको पता है अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट a प्लस b, कितना आंसर आएगा इसका? जाहिर सी बात है 11 आंसर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि आप लोगों को सबको नजर आए अच्छे से। तो मेरे पास 11 आंसर आ गया इसका, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए इसको स्ट्रिंग बना दूं, स्ट्रिंग बना के अब मैं इसको रन करूं, मेरे पास क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप फॉर प्लस इंटीजर और स्ट्रिंग के लिए। बट जैसे ही मैं देखें इसको भी स्ट्रिंग करता हूं, अब इसको रन करता हूं, अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 56 आ गया यहाँ पर। मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए भी प्लस ऑफ जो अच्छा, ऑपरेटर हमारे पास क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है, प्लस। प्लस का ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर। तो प्लस का ऑपरेटर हमने यहाँ पे इंटीजर के ऊपर भी यूज किया, स्ट्रिंग के ऊपर भी यूज किया। अब इसने जो हमें स्ट्रिंग है उसका आंसर कितना दिया, 56, और जो हमारे पास इंटीजर था उसका आंसर कितना दिया, 11। इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी कि हमारे पास एक ही ऑपरेटर है, वो डिफरेंट टाइप के डाटा के साथ, इंटीजर के साथ और स्ट्रिंग के साथ, दोनों के साथ वर्क करता है और हमें डिफरेंट टाइप का आंसर प्रोवाइड करता है। दैट्स कॉल्ड द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, आपको पता है कि जब हम यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन लिखते हैं, प्लस के बिहाइंड बिहाइंड द सीन हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है, मैं इसको करता हूँ कमेंट, इसको कहता हूँ जी, मैं बल्कि इसको ऐसे रहने देता हूँ, मैं कहता हूँ इंट डॉट ऐड, ऐड करके मैं इसमें पास करता हूँ ए कॉमा बी। अच्छा, जैसे ही मैं करता हूँ इसको रन, ओके,
इंट बट रिसीव्स, सॉरी मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको करूं प्रिंट, अभी मेरे पास इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, सॉरी। मैं कहता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ जो मेरे पास RES है। जैसे ही देखें मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आंसर 11 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किस तरह से आ रहा है? ये तो मैंने कुछ और ही लिख दिया है, इंट डॉट ऐड, ऐड का कंस्ट्रक्टर लिख के ए और बी। कंस्ट्रक्टर का आपको पता है ना, हमने इनिट का कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, बिल्कुल उस तरह से ऐड का कंस्ट्रक्टर भी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे क्या कह रहा है, ऐड है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे देखें ये बता भी रहा है डेफ ऐड, और उसके अंदर पैरामीटर्स हैं। फिर एक हमारे पास सेल्फ के अंदर आ रहा है और फिर हमारे पास वैल्यू के अंदर, वैल्यूज हमारे पास जितनी मर्जी आ जाए। तो जब हम प्लस लिखते हैं, यानी कि मैं ये वाला लिख लूं या फिर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट a प्लस बी कर लूं। जब मैं a प्लस बी लिखता हूं तो ये जो प्लस है, इसके बिहाइंड द सीन जो चल रहा होता है वो ये वाला फंक्शन चल रहा होता है। यहाँ पे पैरामीटर्स पास होते हैं और इस फंक्शन के थ्रू हमें आंसर मिल रहा होता है। बिहाइंड द सीन हमारे पास ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं, रिमूव्ड। एंड मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास नेम्ड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट। एंड इसमें मैं एक फंक्शन रखता हूँ डेफ इनिट, कंस्ट्रक्टर फंक्शन रखता हूँ, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ सेल्फ, और अभी के लिए इसको कर देता हूँ पास। और यहाँ पे मैं करता हूँ, नीचे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे पास, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एग्जांपल, अभी इसको भूल जाएं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है अपनी एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ student1, s1 इज इक्वल्स टू किस में से, स्टूडेंट में से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पास करता हूँ मार्क्स, फॉर एग्जांपल चलें यहाँ पे कर ही लेते हैं यार, m1 कॉमा m2। m1 आप कह लें कि हमारे पास मार्क्स हैं एक बुक के, और m2 जो है वो किसी और बुक के मार्क्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, M1 और M2 को मुझे यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पहली बुक के 6 हैं मार्क्स और दूसरी में से 7 मार्क्स हैं। ये जस्ट मैंने एग्जांपल ली। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 बनाता हूँ, स्टूडेंट 2, और यहाँ पे कहता हूँ इसने 9 मार्क्स लिए हैं और इसने यहाँ पे 4 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें बन गई। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें, आप लोगों को पता है इस चीज का। मैं अगर यहाँ पे इसको यूज चले कर ही लूँ, सेल्फ डॉट m1 जो है मेरे पास इज इक्वल्स टू m1, एंड सेल्फ डॉट m2 इज इक्वल्स टू m2, ठीक है। तो हम इसको यूज करके ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल चीज आ गई। अच्छा, क्या हो कि अगर मैं इन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना चाहता हूँ कि किसके ज्यादा हैं, या फिर मैं इन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बुक 1 के जितने भी हमारे पास मार्क्स हैं वो दोनों स्टूडेंट्स के वो वाले ऐड हो जाएं। मैं कहता हूँ ये 6 और 9, यानी कि इसके M1 और इसके M1 मेरे पास जो है ऐड हो जाए, और ये 7 और 4 ये ऐड हो जाए, मेरे पास आंसर आ जाए। क्या मैं ये इस तरह से कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल रिजल्ट आर के अंदर स्टोर करवाते हैं, आर इक्वल टू S1 प्लस S2। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? लेट्स सी, इसको रन करते हैं। हमें सॉरी प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना आर को, प्रिंट आर, एंड इसको रन करते हैं। सो हमें क्या कह रहा है, आर S1 और S2 जो आप कर रहे हैं, अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप प्लस स्टूडेंट और स्टूडेंट, यानी कि ये वाला हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, ये भी स्टूडेंट क्लास है। तो हम यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर रहे हैं। हमारे पास आंसर तो आ ही नहीं रहा, ओवरलोडिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं। सो ओवरलोडिंग जो है, हम यहाँ पे किस तरह से उससे बचेंगे? फिर हम अगर ओवरलोडिंग से भी आंसर लेना चाहते हैं तो किस तरह से लेंगे? फिर हम ऐड किस तरह से करेंगे? क्या कोई तरीका है? जैसे मैंने आपको इंट और ऐड का फंक्शन बनाया था, बिहाइंड द सीन जो फंक्शन चल रहा है, अगर हम यहाँ पे वो बनाएं डेफ, और हमारे पास कौन सा फंक्शन चल रहा था, ऐड का। सो यहाँ पे हम
अब आपने ये नहीं कहना कि मैंने इंट नहीं लिखा स्टार्ट में। इंट मैं तब लिख रहा था जब मुझे वो बाइट चाहिए था, क्योंकि ये फंक्शन ही है, तो अब मैंने डिफाइन तो कर दिया उसको, मैंने डेफ लिख दिया है, तो अब मुझे इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो भी जाएगा, इंटीजर जाए या स्ट्रिंग जाए, ये उसको हमें ऐड करके वापस कर देगा। ऐड का फंक्शन ये हमारे पास नहीं देखेगा कि हम इंट पास कर रहे हैं या हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। अगर हमने डिफाइन नहीं किया, पहले जब मैंने प्रिंट किया था स्टार्ट के अंदर, जब आपको एग्जांपल दी, तब मैंने इंट डॉट ऐड लिखा था, तब मेरे पास ये सिर्फ इंटीजर को एक्सेप्ट कर रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर मैं पास करता हूँ सेल्फ का पैरामीटर, जिसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट के आ जाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट 1 के यानी कि सेल्फ के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ अदर। अदर आप रख लें, आप स्टूडेंट 2 लिख लें इसको, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। कि मैं जस्ट अदर इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले के आ जाएंगे, यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ जो मार्क्स 1 है, यानी कि मार्क्स 1 के अंदर क्या स्टोर करवा दो, जो मेरे पास सेल्फ डॉट m1 है प्लस अदर्स, जो मेरे पास अदर है उसके m1 जो है। समझ आई इसकी? यानी कि मैं कहता हूं कि m1 जो है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, m1 जो है मेरे पास, उसके अंदर कौन से स्टोर करवा दो, जो मेरे पास 6 है, यानी कि सेल्फ डॉट m1 के अंदर क्या आ जाएगा, 6, पहले स्टूडेंट के मार्क्स 1। अदर डॉट m1 के अंदर क्या आ जाएगा, 9, यानी कि दूसरे स्टूडेंट के m1 जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर m1 के अंदर, इस वाले m1 के अंदर। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि m2 मेरे पास, m2 इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट m2, सॉरी m2 प्लस अदर्स डॉट m2, जो मेरे पास अदर है, दूसरा स्टूडेंट है, उसके m2 जो है उनको यहाँ पे जमा कर दो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो रिजल्ट का वेरिएबल है मेरे पास r, उसके अंदर क्या स्टोर करवाओ, स्टूडेंट, जो मेरे पास क्लास का नेम है, मैं क्लास को क्लास के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, ये भी आपको समझाता हूँ, अभी आपने घबराना नहीं इस चीज से। यहाँ मैं पास कर दूंगा m1 कॉमा m2 को। सो अगर मैं इसको अब देखें, रन करूं, नन रिटर्न क्यों कर रहे हो भाई? ओके, सॉरी, हमने यहाँ पे रिटर्न लिया नहीं ना, हम जस्ट आर कर रहे हैं। आर डॉट हमें बताना पड़ेगा कि हम m1 लेना चाहते हैं या m2 लेना चाहते हैं। इसको रन करूंगा तो मुझे m1 मिल जाएगा। क्या कह रहा है, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट m1, हमारे पास m1 कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट्स सी कि हमारे पास क्या इशू आ रहा है। हमने S1 डिफाइन कर लिया, ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई इशू होगा तो हम यहीं पे देख के इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इशू देखते हैं अब क्या आ रहा है। हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, उसमें से कर दिया, ओके सॉरी, यहाँ पे देखें रिटर्न नहीं ना हम कर रहे, हमने जो आर यहाँ पे रिजल्ट ले लिया, उसको बाहर पास भी तो करना है, जैसे हम प्रिंट करते हैं ना बाहर, हम यहाँ पे प्रिंट नहीं, आर को रिटर्न कर देंगे। अब हम अगर इसको रन करें, होप सो अब हमारे पास चल जाना चाहिए। लेट्स सी, यस, 15 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास हुआ क्या है, 6 प्लस 9 हुआ है, हमारे पास 15 आ गया। अगर मैं करूंगा यहाँ पे r डॉट m2, इसको रन करूंगा, तो मेरे पास 7 प्लस 4 11 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको समझा दूं कि ये हुआ कैसे है। यहाँ पे मैंने ऐड का फंक्शन बनाया, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि मैंने इनिट का फंक्शन बनाया, इसके अंदर m1 और m2 ले लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको समझ आ गई, मैंने एक सेल्फ रखा और एक अदर रखा। अदर के अंदर आप कोई भी स्टोर करवा सकते हैं, स्टूडेंट 2 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वेरिएबल का नाम है ना, कोई भी रख लें। सेल्फ डॉट m1 के अंदर क्या आ जाएगा, यानी कि ये जो पहला है, इसके अंदर m1 कौन सा आ जाएगा, जो मेरे पास पहले स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। और अदर्स डॉट m1 के अंदर क्या आ जाएगा, जो मेरे पास दूसरा पैरामीटर पास कर रहे हैं, हम दूसरा स्टूडेंट बना रहे हैं, उसके मार्क्स आ जाएंगे। समझ आ गई इस चीज की। और m2 सेल्फ डॉट m2, पहला स्टूडेंट उसके m2, अदर्स डॉट m2, दूसरा स्टूडेंट जो है उसके m2। यहाँ पे मैंने नई वेरिएबल नहीं बनाई, मैंने m1 और m2 जो थे उनको ही अपडेट कर दिया, यानी कि अपडेशन कर दी। यहाँ पे मैं चाहूँ तो m3 और m4 रख सकता हूँ, यहाँ पे m3 और m4 को पास कर दूं, बट मैंने क्या किया, जो m1 और m2 थे मेरे पास, मैंने उनको ही अपडेट कर दिया। मुझे और किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने ये क्यों बना दिया,
यहाँ पे मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि हम स्टूडेंट में मार्क्स और ये वाले मार्क्स लेके आ रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे। सो यहाँ पे हम कैसे एक्सेस करेंगे? देखें, आर आर में क्या स्टोर है? ये स्टूडेंट। सो आर डॉट एम टू मतलब क्या है? आर में जाओ, आर में जाके स्टूडेंट के अंदर जो एम टू पड़ा है उसको उठा के ले आओ। अब एम टू क्या है? ये वाला सेल्फ डॉट एम टू प्लस अदर्स डॉट एम टू, यानी कि 7+4 जो पड़ा हुआ है वो इस एम टू के अंदर पड़ा है और एम टू कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे। और आर को हम रिटर्न कर रहे हैं भाई। तो आर में से एम टू जो पड़ा है मेरे पास वो वाला उठा के ले आओ। सो दैट्स कॉल्ड द ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास किस तरह से वर्क करती है। हम यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको हमने ऐड कैसे करवाया। अच्छा, आपको एक टास्क देता हूँ, आपने कंपेयर करना है कि इस स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं या इस स्टूडेंट के मार्क्स। अभी आपने देख के अंदाज़ा नहीं लगाना कि ये इसके 6 और 7 हैं, लेकिन इसके पहले में अगर 9 हैं, तो दूसरे में तो कम भी तो है ना? आपने इसको कंपेयर करके देखना है। फाइंड करें कि कौन से मेथड के थ्रू, इस तरह का कौन सा कंस्ट्रक्टर मेथड है आपके पास जिसके थ्रू आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों स्टूडेंट के मार्क्स को। और फिर आपने रिजल्ट नीचे प्रिंट करना है। मुझे आपने जो आपका कोड बनेगा, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। वहाँ पे आपका कोड ज़ाहिर-सी बात है बाकी लोग भी देखेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा कि अगर किसी को कन्फ्यूजन होगी, आपसे क्वेश्चन करेगा वहाँ पे, मुझसे क्वेश्चन करेगा, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो दैट वाज़ टुडेज़ लेक्चर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पॉलीमॉर्फिज्म। हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है और उसकी पहली टाइप ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जो रिमेनिंग टाइप्स है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड डक टाइपिंग, ये हमारे पास 3 जो पार्ट्स हैं इसके रहते हैं, 3 एग्जांपल्स रहती हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे इजाजत दें। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।